क्या हो अगर मिडिल ईस्ट में एक फुल स्केल जंग छिड़ जाए। आज हम यही देखने वाले हैं कि ये हकीकत में कैसा दिख सकता है। हम एक बहुत ही पर्सनल कहानी से शुरू करेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे एक छोटी सी चिंगारी पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़े संकट में बदल जाती है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले दुबई में फंसे एक व्यक्ति के अनुभव को समझेंगे। फिर देखेंगे कि खाड़ी में युद्ध कैसे भड़का। इसके बाद इसके दुनिया भर में क्या असर हुए, हम इस खतरनाक सिचुएशन तक पहुंचे कैसे, और आखिर में क्या इतिहास हमें कोई चेतावनी दे रहा है, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए, कहानी की शुरुआत किसी न्यूज़ हेडलाइन से नहीं बल्कि उस इंसान के अनुभव से करते हैं जो इस संकट के ठीक बीचों बीच फंसा हुआ था। ये कहानी हमें ज़मीनी हकीकत का वो पहलू दिखाएगी जो अक्सर बड़ी बड़ी खबरों में कहीं खो जाता है। सोचिए, एक नॉर्मल सी फैमिली हॉलिडे जो एक ही पल में एक बुरे सपने में तब्दील हो गई। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे बड़े बड़े ग्लोबल झगड़े अचानक आम लोगों की जिंदगी पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं। बस एक पल में दुबई जैसा चमकता दमकता शहर पूरी तरह से दहशत में डूब गया। एयरपोर्ट्स खाली कराए जा रहे थे, आसमान में ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया जा रहा था और मिसाइलों का मलबा गिरकर शहर में आग लगा रहा था। नतीजा, हजारों लोग वहीं के वहीं फंस गए। इस भयानक अफरा तफरी के बीच एक बात तो माननी पड़ेगी, यूएई के एयर डिफेंस सिस्टम ने कमाल का काम किया। लगभग सभी मिसाइलों और ड्रोन्स को हवा में ही रोक दिया। ये वाकई में एक बड़ी कामयाबी थी, लेकिन इसने इलाके में टेंशन को और ज्यादा बढ़ा दिया। तो अब देखते हैं कि दुबई पर हुआ ये हमला कैसे एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदल गया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला, और इसके जो नतीजे थे वो बहुत ही विनाशकारी थे। अमेरिका और इजराइल के इस जॉइंट अटैक को एक नाम दिया गया था, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। और इसका मकसद सिर्फ एक दो हमले करना नहीं था, बल्कि कई दिनों तक लगातार अटैक करके ईरान की मिलिट्री पावर और उसकी लीडरशिप को पूरी तरह से खत्म कर देना था। मतलब कुछ ही घंटों के अंदर हालात पूरी तरह से काबू से बाहर हो गए। हमले शुरू हुए, ईरान के बड़े शहरों को निशाना बनाया गया और ईरान ने भी फौरन जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। ये एक ऐसी खतरनाक लड़ाई की शुरुआत थी जिसने पूरे क्षेत्र को जैसे युद्ध की आग में ही झोंक दिया। ये इस पूरे युद्ध का एक बहुत ही अहम मोड़ था, ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या। इस एक हमले ने न केवल ईरान की लीडरशिप को खत्म कर दिया, बल्कि देश के अंदर ही लोगों को बांट दिया। कहीं जश्न मन रहा था तो कहीं मातम। और अमेरिकी पक्ष से आया ये बयान ये सब कुछ साफ कर देता है। उनका मकसद सिर्फ एक मिलिट्री अटैक नहीं था, बल्कि ईरान की पूरी टॉप लीडरशिप को ही जड़ से उखाड़ फेंकना था, ताकि वहां एक पावर वैक्यूम यानी सत्ता का खालीपन पैदा हो जाए। ईरान का जो जवाब था वो भी बहुत बड़े पैमाने पर था और दूर तक फैला हुआ था। उन्होंने सिर्फ अमेरिकन मिलिट्री बेस पर ही अटैक नहीं किया, बल्कि पड़ोसी देशों के सिविलियन इलाकों को भी निशाना बनाया, जिससे इस जंग का दायरा और भी ज्यादा बढ़ गया। तो अब बात करते हैं इसके नतीजों की। ये ऐसे विनाशकारी मानवीय और आर्थिक नतीजे थे जो युद्ध के मैदान से कहीं आगे तक फैले और दुनिया भर के लोगों पर इसका असर पड़ा। ये आंकड़ा समझना बहुत जरूरी है। खाड़ी देशों में 1 करोड़ से भी ज्यादा भारतीय रहते और काम करते हैं। ये युद्ध उन्हें सीधे सीधे खतरे में डालता है, जो भारत के लिए एक बहुत बड़ा मानवीय संकट खड़ा कर सकता था। भारत के लिए ये सिचुएशन किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। एक तरफ तेल की सप्लाई रुकने से हमारी इकोनॉमी को गंभीर नुकसान पहुंचता, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी की इजराइल यात्रा ने भारत की गुटनिरपेक्षता की पॉलिसी पर भी सवाल खड़े कर दिए थे। सारी जियोपॉलिटिक्स, सारी स्ट्रैटेजी के बीच सबसे दर्दनाक कीमत चुकाई मासूम लोगों ने। ईरानी शहर मीनाब में लड़कियों के एक स्कूल पर बमबारी हुई, जिसमें कम से कम 100 बच्चे मारे गए। ये युद्ध की क्रूर सच्चाई की एक दिल दहला देने वाली याद दिलाता है। और फिर एक तरफ ये दर्दनाक हकीकत है, तो दूसरी तरफ इजराइल का ये ऑफिशियल बयान है जो आत्मरक्षा के अधिकार पर जोर देता है। ये हमें दिखाता है कि कैसे एक ही युद्ध के दो बिल्कुल अलग अलग नैरेटिव एक ही समय पर मौजूद होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हम यहां तक पहुंचे कैसे? इस विनाशकारी युद्ध को पूरी तरह समझने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे जाना होगा और उन घटनाओं को देखना होगा जिन्होंने इस टकराव की नींव रखी। ये टाइमलाइन ना एक बहुत ही दुखद कहानी बताती है। ईरान में आर्थिक संकट था, लोग सड़कों पर थे और शांति का एक मौका भी बना था, लेकिन उस मौके को पकड़ने के बजाय मिलिट्री बिल्डअप हुआ और फिर युद्ध छिड़ गया। ये इतिहास के एक अहम मोड़ पर शांति का एक खोया हुआ अवसर था। इस मैसेज ने तो सब कुछ साफ कर दिया।
लक्ष्य सिर्फ मिलिट्री नहीं था, ये ईरान में पूरी तरह से सत्ता परिवर्तन यानी रिजीम चेंज का एक खुला ऐलान था। इसका मतलब था कि ये लड़ाई तब तक खत्म नहीं होगी जब तक मौजूदा सरकार को हटा नहीं दिया जाता। और आखिर में आइए इस पूरे हाइपोथेटिकल कॉन्फ्लिक्ट को इतिहास के आईने में देखते हैं। क्या हम अतीत की गलतियों से कुछ ऐसा सीख सकते हैं जो हमें भविष्य में ऐसे टकरावों से बचने में मदद कर सके? कहते हैं ना, इतिहास खुद को दोहराता है, और इस मामले में तो ये समानताएं हैरान करने वाली हैं। इस नए संघर्ष को सही ठहराने के लिए इस्तेमाल की गई भाषा लगभग वैसी ही है जो 2 दशक पहले इराक युद्ध के लिए इस्तेमाल की गई थी। एक दुष्ट तानाशाह को हटाओ और आज़ादी लाओ। ये स्लाइड एक तरह से एक गंभीर चेतावनी है जो हमें पिछले हस्तक्षेपों के नतीजों की याद दिलाती है। इराक और लीबिया में जब तानाशाहों को हटाया गया तो वहां लोकतंत्र नहीं आया, बल्कि वहां और ज्यादा अस्थिरता आई, गृह युद्ध छिड़ा और नए आतंकवादी ग्रुप्स पैदा हुए। तो आखिर में हम इसी एक बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं, क्या ईरान का हश्र भी इराक या लीबिया जैसा होगा? क्या इतिहास हमें यह सिखाता है कि इस तरह का हस्तक्षेप आज़ादी की ओर ले जाता है, या फिर एक ज्यादा खतरनाक और अस्थिर दुनिया की ओर? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा सवाल है जिसे हमें पूछते रहना चाहिए।